मेरे भाई की मृत्यु के बाद हमारे ऊपर घरेलू हिंसा का केस किया, जिसका नोटिस मुझे 1 महीने के बाद मिला था। ट्रॉमा है वो, मैंने बहुत दिन तक जो है सहा और बहुत दिन तक उसके साथ लड़ाई की। स्त्री की बात करते करते हम कहाँ पुरुष को पीछे छोड़ा है हमको पता भी नहीं चला। प्रॉब्लम तब आती है जब आप झूठे आरोप लगा करके और एक दूसरे के ऊपर पब्लिक में कीचड़ उछाल करके और फिर उससे धन उगाही करते हैं। इसके अलावा 498A का और कोई भी काम मुझे नहीं दिखाई पड़ा। मेरा नाम ज्योति तिवारी पांडे है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर और लेखिका हूँ। मैं पुरुषों के इश्यूज पर काम करती हूँ, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हूँ। Men killed us, men made rules for us. What our history didn't tell us, what is not written in the textbook. Civilizations are made on the dead bodies of men. 9 से लगभग 9-10 साल पहले प्रारंभ किया था और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। कारण मेरा अपना पर्सनल केस है, व्यक्तिगत केस है, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँची। मेरे भाई का नाम अनुराग था और उसकी शादी हुई थी 2009 में। तो और ये शादी जो है लव मैरिज थी, दोनों एक दूसरे को जानते थे, डेट कर चुके थे और सब कुछ लगभग खुला खुला सा था। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रही थी कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही प्रॉब्लम दिखने लगी थी कि कुछ प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच में, बन नहीं रही है, कुछ चल रहा है। तो हम लोग ने भी समझाया 1-2 बार, लेकिन बातें कुछ सीरियस हो गई और वो अचानक से एक दिन घर छोड़ करके चली गई। 2012-21 फरवरी का दिन था जिस दिन मेरे घर पुलिस आई और अचानक से हल्ला हुआ कि आपने जो है दहेज के लिए अपने भाई की वाइफ को सताया और उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया। और मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था क्योंकि मेरा भाई और भाभी मेरे घर से दूर रहते थे और मेरे माँ बाप भी एक दूसरे सिटी में रहते थे। तो ये सारी बातें कब हुई ये नहीं समझ में आया मुझे और मेरे पास 2 छोटे बच्चे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस को कैसे हैंडल करना है। तो शाम का समय था और बहुत ही कन्फ्यूजन में मैंने अनुराग को कॉल किया और मैंने बोला भाई मेरे घर में पुलिस खड़ी हुई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ मैं उनसे। हम परेशान हम तब भी थे क्योंकि सर पे FIR थी और समझ में नहीं आ रहा था कि इस FIR के बाद क्या करना होता है। पर वो उसने जब बोला कि और हमें आश्वस्त किया कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए और मैं देख लूँगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग ओके थे। फिर अचानक दूसरे दिन 26 को वो मुझसे मिल के गया था और 27 फरवरी को उसके दोस्तों के कॉल मुझे आने शुरू हुए कि अनुराग कहाँ है और बड़ी अजीब सी खबरें उसके बारे में सुनने को मिल रही हैं। तो मुझे लगा कि शायद मेरा भाई अरेस्ट हो गया है। तो मैं उधेड़-बुन में कि मैं किससे पूछूं, क्या करूं, क्या हुआ है। मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी और फेसबुक स्क्रॉल करने में मुझे कॉन्डोलेंसेस मैसेज उसके टाइमलाइन पर मिले। थोड़ी देर तक समझ में नहीं आया है कि ये क्या हुआ, मतलब कल बात हुई थी और ये क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है जो उनकी जो है कार किसी ट्रक से कोलाइड हो गई और वो और उसके जो 2 साथी साथ में थे और उन तीनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद से कोहराम मच गया घर में, समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ। पिछले 5-6 दिन में दुनिया बदल जाना जिसे कहते हैं वो दुनिया बदल चुकी थी और अब बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी थी। अब एक डेथ हैंडल करनी थी और एक केस हैंडल करना था, बल्कि 2 केस, क्योंकि उसने जो है मेरे भाई की मृत्यु के बाद हमारे ऊपर घरेलू हिंसा का केस किया, जिसका नोटिस मुझे 1 महीने के बाद मिला था। मुझे लोगों ने इसे समझाया था कि नहीं कुछ तो ह्यूमैनिटी होगी उन लोगों में और वो लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, अब क्या ही बचा है इस केस में, मगर ऐसे कुछ ह्यूमैनिटी मुझे नज़र नहीं आई और ये उसका मरा हुआ चेहरा भी देखने के लिए नहीं आई, जो बहुत ज़्यादा प्रेम करने का दम्भ भरती थी उससे। और इसकी तरफ से तो भाई को तो मैंने देखा ही था, उन दोनों का प्रेम मैंने देखा था और इस लेवल तक की क्रूरता भी देख ली कि वो कभी आई ही नहीं। और उसने घरेलू हिंसा के जो हमारा जो नोटिस आया था उसमें ये लिखवाया कि वो देखने आई थी और मैंने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि इस बात का कोई भी उसके पास सबूत नहीं था, लेकिन केस दर्ज हुआ। यानी कि अब 2 केसेस थे और तीसरा इसने फाइल किया था रोड एक्सीडेंट क्लेम, जिसका इसका पूरा ध्यान ही एक्चुअली शुरू से यही था कि कैसे पैसे निकलवाने हैं इन लोगों से। ये और इसके पिता सब लोग इसी कोशिश में थे कि
पैसे कैसे निकलवाने इन लोगों से। उन्हें लगभग 8 साल हम लोगों ने वो सारे केसेस लड़े, बहुत ही मुश्किलों में लड़े। मेरे पेरेंट्स जो है वो धक्के खाते हुए लखनऊ से मेरठ पहुंचते थे केसेस की डेट अटेंड करने के लिए। मैं कभी कभी अपनी बच्ची को लाद के पहुंचती थी क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं था। हम लोगों ने जो है बहुत मेहनत से केसेस लड़े। उनमें से एक जो है केस खारिज किया अदालत ने घरेलू हिंसा का, ये बोल करके उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन दहेज का केस एक ऐसा केस होता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो लॉ ऐसा ही ड्राफ्ट किया गया है। कोर्ट ये नहीं देखता है कि आदमी है या नहीं है। उनके लिए जो है आप आदमी हैं तो आप अक्यूज्ड हैं, और आप अगर आदमी के साथ खड़े हैं तो भी आप अक्यूज्ड हैं और आप उसके बराबर ही माने जाएंगे। तो हम वहाँ खड़े थे और मेरे गोद में मेरी दूधू ही बच्ची थी। ट्रॉमा है वो, मैंने बहुत दिन तक जो है सहा और बहुत दिन तक उसके साथ लड़ाई की। भाई की वाइफ को पैसे से मतलब था, उसने पैसे लिए और दूसरी शादी की, लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी वहीं कहीं रह गई। और फिर मुझे लगा कि ये यहाँ पर छोड़ देना ठीक नहीं है इसको, और इसके लिए तो आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब जा कर के देखा मीटिंग्स में और सब में, जो पुरुषों से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते थे उनमें मैं जाती थी और मैं देखती थी कि सिर्फ एक अनुराग नहीं था, बहुत सारे अनुराग हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। स्त्री की बात करते करते हम कहाँ पुरुष को पीछे छोड़ा है हमको पता भी नहीं चला, और हमको इतना जो है मन में भर दिया गया कि अब जो है उसका क्या रास्ता है मुझे समझ में नहीं आता है कि अब किस तरह से इन सब के बीच में से हम रास्ता निकालेंगे। तो मेरा कहना यही है कि सरकार को जो है अर्जेंट बेसिस पर इस लॉ को देखना चाहिए, जो परिवार तोड़ रहा है, जो रिश्ते तोड़ रहा है और जो केवल एक धन उगाही का माध्यम भर बन के रह गया है। इसके अलावा 498A का और कोई भी काम मुझे नहीं दिखाई, क्योंकि सच करीब से दिखता है।